बहुत सारे लोगों का हमेशा ये कन्फ्यूज़न बना रहता है कि हमें इनकम टैक्स की रिटर्न जो है फ़ाइल करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर करनी है तो वो कौन कौन सी सिचुएशन रहने वाली है जब ये मस्ट हो जाता है कि आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाएगी अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस आपको ना आए। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 मीन्स जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर मेरा चल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है, इसकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी असेसमेंट ईयर 2024-25 के अंदर। तो मई 2024 से आपकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट आपकी जो रहेगी वो रहेगी 31 जुलाई 2024। तो देखिए इस वीडियो के अंदर आप बने रहें, यहाँ पर मैं सारी ही सिचुएशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा, जहाँ पर कुछ मॉनेटरी लिमिट मैं आपको बताऊँगा कि मीन्स इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद आपके लिए मस्ट हो जाता है आईटीआर फाइल करना। और कुछ नॉन मॉनेटरी लिमिट भी होती है, मीन्स कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जहां आपकी इनकम को नहीं देखा जाता है, कुछ ट्रांजैक्शन के बेस पे ही आपके लिए मस्ट हो जाता है आईटीआर को फाइल करना। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके लिए इंडिविजुअल का स्टेटस जानना ज़रूरी है कि आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कब ज़रूरी है। तो हर एक पर्सन के लिए वो उसकी एज के ऊपर जो है वो मैटर करता है कि उसकी एज कितनी है, उसके हिसाब से ही एक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है इनकम टैक्स के अंदर बताई गई है कि उस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग ज़रूरी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन है। एक तो यहाँ मैंने ले लिया है लेस देन 60 ईयर अगर आपकी एज है तो आप एक नॉन सीनियर सिटीज़न पर्सन है, तो उस केस में क्या सिचुएशन रहने वाली है वो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपके साथ। सिमिलरली अगर आप एक सीनियर सिटीज़न है मीन्स आपकी जो एज है वो 60 ईयर से 80 ईयर के बीच में है। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है मीन्स आपकी जो एज है वो 80 ईयर से अबव है। और अगर आप एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो इन चारों ही कैटेगरी के अंदर किस किस सिचुएशन के अंदर आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, चलिए हम डिटेल में इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो मॉनेटरी लिमिट मैंने आपको बताई थी, एक मॉनेटरी लिमिट मीन्स बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है इनकम टैक्स के अंदर आपको बताई गई है वो क्या होती है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया है चैप्टर 6A के अंदर जो भी आपको डिडक्शन मिलती है मीन्स 80C से लेके 80U तक जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 80C के अंदर आप बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं अप टू 1.50 लाख तक, आपने कोई LIC परचेज़ कर ली, होम लोन प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई, कोई PPF हो गया, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करते हैं। 80D के अंदर मेडिक्लेम ले लेते हैं, 80G के अंदर आप डोनेशंस देते हैं, 80U के अंदर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उसकी आप मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से 80C से लेके 80U तक बहुत सारे आप सेक्शंस कवर हो जाते हैं। वो सारे ही सेक्शन के अंदर जो आपने इन्वेस्टमेंट की है या खर्चा किया है उसकी डिडक्शन आप क्लेम नहीं करेंगे। उसको क्लेम करने से पहले जो आपकी इनकम होती है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोला जाता है। तो अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो बताई गई है इनकम टैक्स के अंदर वो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं दोस्तों और आपकी एज 60 ईयर से कम है मीन्स आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं, तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो होती है 2.50 लाख। तो आप ये बोल सकते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है इसको क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मस्ट हो जाता है। तो ये तो बात हुई ऐसे पर्सन की जिसकी एज 60 ईयर से कम है। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं और आपकी जो एज है वो 60 ईयर से लेके 80 ईयर के बीच में है मीन्स आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, आपके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बताई गई है वो 3 लाख रुपीज़ बताई गई है। मीन्स अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाएगी तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मस्ट हो जाएगा। और अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीज़न है मीन्स आपकी जो एज है वो 80 ईयर से अबव है, तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 5 लाख रुपीज़ की। मीन्स यहाँ पर अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं। तो ये जो सारे ही केसेस हैं मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। और फाइनली एक नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन के केस में किसी भी तरीके की एज का क्राइटेरिया नहीं देखा जाता है।
चाहे आप लेस देन 60 ईयर हों, 60 ईयर टू 80 ईयर हों, या फिर अबव 80 ईयर हों। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा हो जाती है इंडियन सोर्सेज से, सपोज आप यूएसए के अंदर रहते हैं और इंडिया के अंदर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ से आपकी रेंटल इनकम आती है, या आपने कोई एफडी करवा रखी है बैंक में, वहाँ से आपका इंटरेस्ट आता है, आपने शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन किए हैं, वहाँ से आपको डिविडेंड आता है, तो किसी भी तरीके की इंडियन सोर्सेज से अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से ज़्यादा है तो आपको फिर आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती है एज ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर एक मॉनेटरी लिमिट, इनकम की लिमिट के बेस पे आपको आईटीआर फाइल करना मस्ट हो जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जाते हैं, आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर हर तरीके के पर्सन के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की एज की लिमिट नहीं है। आपकी एज 60 ईयर हो, 60 ईयर से कम हो, 80 ईयर हो, 80 ईयर से अबव हो, किसी भी तरीके की एज का क्राइटेरिया यहाँ नहीं देखा जाता है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 3 लाख रुपीज़ की है। मीन्स अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है और आप किसी भी तरीके के पर्सन हो और न्यू टैक्स रिजीम में आप अपनी आईटीआर को फाइल कर रहे हैं, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मस्ट हो जाता है अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है। तो दोस्तों, ये तो मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की मॉनेटरी लिमिट थी, जहां मैंने आपको बताया कि आपकी इनकम क्या होनी चाहिए और उस इनकम के बेस पर आपको आईटीआर फाइल करना कब ज़रूरी हो जाता है। तो अब बहुत सारे लोगों के जो ये क्वेश्चन आते थे कि सर मेरी तो इनकम 2 लाख रुपीज़ है, मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए क्या? मेरी तो जो इनकम है वो 5 लाख रुपीज़ है, तो क्या मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए? तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। आपको ग्रॉस टोटल इनकम देख लेनी है, और ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब होता है 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन की हैं आपने, उनको लेस किए बिना जो आपकी इनकम होती है, अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जाएंगे तो कोई एज लिमिट नहीं है, बस आपको ये देख लेना है 3 लाख से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर फाइल कर लेनी है। तो ये तो मेरी हो गई मॉनेटरी लिमिट। अब हम बात करते हैं कुछ और सर्कमस्टांसेस की। और सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? सपोज करें आपका कहीं पर टीडीएस कट गया था, टीसीएस किसी ने कलेक्ट कर लिया था आपसे, या आपने कोई एडवांस टैक्स पे कर दिया था, बट आईटीआर फाइल करते हुए आपको ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके की टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती है और आप इस टीडीएस का, टीसीएस का या एडवांस टैक्स का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका खुद का ही फ़ायदा है, आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, आपके हाथ में कुछ पैसे आ जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, आपको लॉसेस हो जाते हैं तो उन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, फ्यूचर ईयर्स में उनका बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। वहीं आप किसी तरीके के लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, किसी भी तरीके का लोन हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको मालूम ही होगा जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, लोन लेने जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे आईटीआर जो है डिमांड कर ली जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको आईटीआर जो है टाइम टू टाइम फाइल करते रहना चाहिए। वहीं अगर आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो फिर टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, बिज़नेस वीज़ा हो, किसी भी तरीके का वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो जो एम्बेसी होती है वो भी आपसे पिछले 2-3 साल की आईटीआर जो है मांग लेती हैं। तो उन सिचुएशंस के अंदर भी आपको पहले से ही रेडी रहना चाहिए कि आप अपनी आईटीआर जो है टाइमली फाइल करते रहें। तो इन सिचुएशन के अंदर ये कंपलसरी नहीं है आपके लिए आईटीआर फाइल करना, बट आप देखिए यहाँ पर अगर आप आईटीआर को फाइल नहीं करेंगे तो आपका इसमें अपना पर्सनल नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपके पास आईटीआर नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, लोन आपको नहीं मिल पाएगा, आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरीके का कंपल्शन नहीं है कि आप आईटीआर फाइल करें, बट क्योंकि ये आपके खुद के बेनिफिट के लिए चीज़ें हैं तो यहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। अब कुछ और सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पर आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी हो जाती हैं। तो देखिए, इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप आईटीआर को फाइल करते हैं, वहीं पर एक 7th प्रोविज़ो बताया गया है इस सेक्शन के अंदर। वो 7th प्रोविज़ो ये कहता है, अगर आप कोई फ़ॉरेन ट्रैवल कर लेते हैं और उस फ़ॉरेन ट्रैवल पर आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर लेते हैं, या फिर किसी और पर्सन को आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा करवा देते हैं, उसको आप बाहर फ़ॉरेन ट्रैवल पर भेज देते हैं और आप पेमेंट उसको कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपकी साल की इनकम 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो, बट क्योंकि आपने फ़ॉरेन ट्रैवल के ऊपर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर दिया है या किसी को करवा दिया है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको आईटीआर फाइल करना मस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आपने पूरे साल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन किया है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है 1 लाख रुपये से ज़्यादा का होता है, ये भी 7th प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर बताया गया है।
तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन आपकी देख ली जाएगी। यहाँ पर भी आपकी इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इवन आपकी इनकम 2.50 लाख या 3 लाख से कम क्यों ना हो, बट अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन पूरे साल के अंदर 12 महीने के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 लाख रुपये से ज़्यादा कर लिया है तो आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। आगे देखिए, अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था अगर आपने कोई टीडीएस की डिडक्शन आपकी हुई है, आपका रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर आईटीआर फाइल करनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है अगर आपकी एज 60 ईयर से कम है, मीन्स आप एक सीनियर सिटीज़न नहीं हैं और आपका पूरे साल के अंदर जो टीडीएस की डिडक्शन हुई है वो 25,000 हुई है या इससे ज़्यादा हुई है, या फिर अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी एज 60 ईयर है, 60 ईयर से अबव है, मीन्स आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और आपकी जो टीडीएस की डिडक्शन है वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। वहीं अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट तो लगभग हर पर्सन के पास आज के टाइम में रहता ही है। आप उस सेविंग अकाउंट के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर चाहे कैश डिपॉजिट करें या फिर डिजिटल मोड में जो है ट्रांजैक्शन करें, अगर आपने उस सेविंग अकाउंट के अंदर एक साल में एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया है, वहीं करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट करवा दिया है, तो इन सिचुएशंस के अंदर भी आपके लिए इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। वहीं देखिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारे पर्सन जो हैं शेयर मार्केट के अंदर बहुत तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं, डिलीवरी करते हैं, इंट्राडे करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं। तो ये जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं ये आपको अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी उसके अंदर आपको ये नज़र आ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन कहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाएं और देख लें। तो जो शेयर मार्केट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या आपको बिजनेस इनकम हो सकती है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन अगर आपके हैं शेयर मार्केट के तो आपको आईटीआर ज़रूर फाइल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के ट्रांजैक्शन जो हैं आपको अपने 26 AIS और TIS के अंदर आपको नज़र आ जाते हैं। क्योंकि सेफर साइड में आपको इस तरीके के ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी जो है ज़रूरी हो जाती है। वहीं स्पेशल इनकम होती है बहुत सारी जिनके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% टैक्स जो है गवर्नमेंट आपसे ले लेती है और यहाँ पर आपका 30% TDS भी कट जाता है। तो गैम्बलिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, ड्रीम 11, रमी सर्कल, कैजुअल इनकम जिनको आप बोलते हैं, तो इस तरीके की कैजुअल इनकम के ऊपर गवर्नमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 30% TDS आपसे डिडक्ट कर लेती है। और उस सिचुएशन के अंदर भी आप बोल सकते हैं आपके ऊपर 30% टैक्स जो है वो लगाया जाता है। तो अगर आपकी स्पेशल इनकम होती है तो स्पेशल इनकम के केस में भी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। वहीं इसके अलावा देखिए अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और उस बिज़नेस के अंदर जो आपका टर्नओवर होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो 60 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। बट देखिए यहाँ पर जब आप बिज़नेस करते हैं और आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से कम होता है तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एक ऑप्शन दे देती है, सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो 44 AD के अंदर प्रिजम्पटिव बेसिस पे आप ITR कैसे फाइल कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो डिटेल में बनाए हुए हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। या आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो ITR फाइल करेंगे नेक्स्ट ईयर तो मैं आपको बता दूंगा 24-25 के अंदर 44 AD के अंदर आप ITR को कैसे फाइल कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एक प्रोफेशनल हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, किसी भी तरीके के प्रोफेशनल हैं, कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसर हैं और आपके उस प्रोफेशन से जो रिसिप्ट है पूरे साल की अगर वो 10 लाख रुपीज़ क्रॉस कर जाती है तो यहाँ पर भी आपके लिए ITR को फाइल करना मस्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने आपके लिए एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन 44 ADA, यहाँ पर भी प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए 26 ES जब आप अपना चेक करते हैं, TIS चेक करते हैं, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन आपको नज़र आ जाते हैं जो आपने किए होते हैं और ये सारे ही ट्रांजैक्शन का जो डिटेल होती है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल रहती है। तो हमेशा जब भी आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन आपको नज़र आते हैं उनको ज़रूर एक बार क्रॉस चेक कर लें और वहाँ से कंफर्म कर लें कि आपके एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ट्रांजैक्शन आपसे मिस हो जाए। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं कंपनीज़ की या पार्टनरशिप फर्म्स की तो कंपनी और फर्म के केस में किसी भी तरीके की इनकम की लिमिट नहीं होती है। आपने एक बार कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, पार्टनरशिप फर्म आपने बना ली तो चाहे फिर आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको हमेशा ही इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए चलना है। और फाइनली मैं तो आपसे यही
सजेस्ट करूंगा आपको कि आप टाइम टू टाइम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को हमेशा फाइल करते रहें, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी तो इनकम की जो लिमिट है वो बहुत कम है, मुझे आईटीआर फाइल करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको कोई कन्फ्यूज़न है, तो आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली अगर आपकी इनकम कम भी है तब भी आप टाइम टू टाइम अपनी आईटीआर को फाइल करते रहें, क्योंकि इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने में किसी भी तरीके का नुकसान आपको नहीं होने वाला है। बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था, कोई वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड है, कोई इंश्योरेंस क्लेम आपका आना है, तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जो है मिल जाते हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को आप ज़रूर फाइल करते रहें। तो ये कुछ दोस्तों ट्रांजैक्शंस थे जिनके बेस पर आपकी आईटीआर को फाइल करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन जो हैं ज़रूर समझ आए होंगे। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूज़न है इनको लेकर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इनका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।